अध्यक्षता करा राजेश सकलानी जी थे, जिनकी मैं बोली आपका भी। मेरा नमस्कार। ठीक है, अब माइक थोड़ा नीचे कर मैं सबसे पहले तो कांता गिलियाल जी को बहुत बधाई दूंगा। जैसा कि मैं जानता हूं और सभी मित्र लोग भी जानते हैं, वो अति विनम्र है और बहुत खामोशी से काम करने वाली है। और ये खूबी जो है, अगर वो कुछ लिखें, कुछ अनुवाद करें, वो उसमें भी दिखती है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद जो है ना, बहुत जिम्मेदारी का काम है। इतना जिम्मेदारी का काम है कि एक अनुवाद के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये छुपी होती है कि ज्ञान का लोकतांत्रिकरण, अनुभवों का लोकतांत्रिकरण सब तक बात पहुँचे। मुझे प्रसंगवश याद आ रहा है कि मदन डुकलान, लोकेश नवानी, निरंजन सुयाल, ये सब लोग जो है देहरादून में जब सब लड़के ही थे, तो ये लोग यहाँ पे सब गढ़वाली साहित्य को लेके हमारे बीच में बैठते थे। हम हिंदी साहित्य की बातें करते थे और ये गढ़वाली साहित्य की बातें करते थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि पूरा समाज और पूरा बाजार ऐसे क्षेत्रीय साहित्य को प्रमोट नहीं करता। तो ये इस काम में उद्यत होना अपने आप में ही जो है ना, एक प्रतिरोधात्मक कार्रवाई थी, है ना, और एक संघर्ष था इसके पीछे बहुत ज़्यादा। और जब इनके हर चरण को मैं देखता रहा हूँ, इनके कविता संग्रह आते रहे सब दोस्तों के, तो मुझे खुशी होती थी। और मैं प्राय मदन से भी मैंने कहा होगा कि जब तुम कविताएं लिखते हो ना, तो तुम हिंदी की कविताएं क्यों लिखते हो गढ़वाली में, है ना, क्योंकि सोर्स तो पढ़ने का हिंदी में था इन लोगों का भी। अच्छी कविताएं, अच्छे नाम गढ़वाली कवियों के तो आते ही नहीं थे, हिंदी कविता पढ़ते थे। तो मैं इनसे शिकायत करता रहता था, दिनेश चंद्र जोशी से भी करता था मैं, कि डीपी जोशी से, और निरंजन से भी करता था कि भाई तुम गढ़वाली लिखो, तुम गढ़वाली लिख रहे हो, लेकिन उसका विषय वस्तु जो है वो तो पूरी हिंदी की दिख रही है मुझे, है ना, वो शब्दावली वो बल नहीं आ रहा उसमें। लेकिन मैं इनके संघर्ष की दाद देता हूँ इन सब लोगों की, है ना, कि इन लोगों ने जो काम किया इतने सालों में। और मैं बीच बीच में पूछता भी रहता था इनसे, मैंने कहा अब क्या हाल चाल है, तो क्योंकि अब यहाँ कार्यक्रम नहीं दिख रहे थे देहरादून में, तो पता लगा साहब रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और पौड़ी, टेहरी में जो है काव्य गोष्ठियाँ होती हैं और उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये जितने भी लोग जो है गढ़वाली में, कुमाऊनी में, जौनसारी में लिखने वाले हैं, ये बहुत बड़े संस्कृति कर्मी हैं और बहुत बड़ा काम किया है। इनको कोई सपोर्ट नहीं था, ना घर परिवार में था, ना बाजार में था, ना बाहर था, लेकिन इन लोगों ने कभी लगन नहीं छोड़ी। और उससे देखिए बहुत बड़े काम हुए जो मुझे पिछले दिनों दिखे। तो मदन का जो हंगारा है, मदन बहुत एक्टिंग करता है, सब भूल जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने जो 2 या 100 साल का साहित्य निकाला है, ये हमेशा रहेगा। बहुत बड़ा काम है मदन, मैं इसके लिए बहुत बधाई दूँ। और हमको स्वरूप नहीं पता था, है ना, इधर उधर काम दिखते थे तो पता नहीं लगता था क्या काम है, उसके पीछे मूल क्या चीज़ है, कौन सी प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं। जब इतना बड़ा संग्रह आपके सामने आता है, तो वो अध्ययन के लिए सबके लिए खुला है, स्कॉलर्स के लिए भी और सबके लिए खुला रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। फिर मुझे अच्छी खबर मिली कि पता लगा कि कांता गिलियाल ने जो है खामोशी से एक उपन्यास का अनुवाद कर दिया गढ़वाली में। फिर उसी के कुछ दिनों बाद जो है बीना बेंजवाल जी ने जो है वो हिंदी की कविताओं का एक चयन जो है उसका अनुवाद कर दिया। तो ये दोनों खबरें मेरे लिए बहुत अच्छी थी। और ये आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इतने सारे लोग हैं, तो ये बड़ी आसान चीज़ लग रही है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं थी, मैं जानता हूँ। अगर यही कार्यक्रम ये अगर आज से 30 साल पहले करते तो शायद 5 आदमी भी उसमें शामिल नहीं होते, है ना। फिर मैं अनुवाद की बात पे आता हूँ कि अनुवाद बहुत जिम्मेदारी का काम है। अब तो खैर अनुवादों पे बहुत वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में उसका भी एक विज्ञान भी पैदा हो गया है कि अनुवाद के पीछे क्या क्या करना चाहिए, उसके कितने प्रकार के अनुवाद होते हैं। और हिंदी के जितने बड़े साहित्यकार हैं, चाहे मोहन राकेश हो या निर्मल वर्मा हो, सब ने अनुवाद के काम किए। और अनुवादों की भूमिका तो हम लोग जानते ही हैं। अनुवादों के जरिए हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि दुनिया में क्या चल रहा है अगर अनुवाद नहीं मिलता तो। रूसी साहित्य में कहाँ से पढ़ा, हमें रूसी थोड़ी आती थी। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा कि जहाँ रूसी साहित्य नहीं पहुँचा होगा।
साम्राज्यवादी देशों ने तो बम बनाए जिस दौर में, है ना, हथियार बनाए, इंडस्ट्री खड़ी की और पूरी दुनिया से पैसा समेट के लाए। उस समय ये रूस के हमें इस योगदान को कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने बेहतरीन साहित्य, सर्वोत्तम साहित्य पूरी दुनिया में पहुंचाया। उनको प्रकाशित ही नहीं किया, हर भाषाओं में, पूरी दुनिया की तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में भी रूसी साहित्य आपको कन्नड़ में और बंगला में इतनी भाषाओं में मिल जाएगा। इसको सोच के देखिए, कोई छोटा काम नहीं है। तो जो भी जब अनुवाद करते हैं वो बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं। और हमारे सामने उषा नोडियाल जी बैठी हैं कि लोग जानते भी नहीं होंगे, इन्होंने बहुत बेहतरीन उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में इस बीच में किया है। और एक अनुवादक जब अनुवाद करता है तो वो एक जिम्मेदारी के भाव से करता है। कहानी लिखते समय, कविता लिखते समय गलती कर देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुवाद में अगर उसकी त्रुटियाँ होंगी तो उसको जिम्मेदारी बन जाएगी उसकी। तो अनुवाद का ये बहुत महत्व है। प्रसंगवश मुझे चीन का याद आ रहा है। वहाँ पे एक येनफू नाम के आदमी होते थे, 1854 में पैदा हुए। वो किसी ट्रेनिंग के लिए, नेवल ट्रेनिंग के लिए वो लंदन गए, ग्रीनविच में। अब जब वो लंदन गए तो उनको पता लगा कि हमारा जो चीन है वो तो बिल्कुल ही अज्ञानता में डूबा हुआ है, पूरा देश, पता ही नहीं है दुनिया में कि क्या क्या चल रहा है, कितना ज्ञान आ गया है, कितना विज्ञान आ गया है। वो उनको यूरोप में पता लगा। तो वहाँ से जब वो लौटे तो उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, डार्विन का अनुवाद किया, डार्विन की किताब का, है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का अनुवाद किया। ऐसे उनको और किताबें भी मिली, जैसे एडम स्मिथ है जो अर्थशास्त्री थे, उनकी किताबें किया, हर्बर्ट स्पेंसर की किताबें थी। और वो अनुवाद तो जैसे किए होंगे, जब वो अनुवादों के साथ वापस आए और 1921 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। तो दुनिया में विद्वान लोग मानते हैं कि चीन में माओ की क्रांति सब जानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जब ये साहित्य आया तो लोगों को पढ़ने को मिला अपनी भाषा में। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये तो दुनिया में इतना हो गया और हमें तो पता ही नहीं है कि यूरोप में और दुनिया में इतनी किस्म की खोजें हो रही, ये हो रही हैं, और हमें कुछ पता नहीं है। और उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको रॉयल्टी से, चीन की रॉयल्टी से एक प्रबुद्ध आदमी मिल गए जिनका नाम था कांग यू वी। वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, प्रबुद्ध थे, उसका महत्व तो समझ गए। फिर उसके बाद कम से कम 100 किताबों के अनुवाद हुए दुनिया में, कम से कम। और जब वो अनुवाद पूरे चीन में पढ़े गए तो दुनिया में पूरा चीन जैसे जागृत हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं एक साहित्य की बात करता हूँ, चाहे वो गढ़वाली साहित्य हो, कुमाऊनी हो या जौनसारी हो। सोचिए अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होता और इसके अनुवाद नहीं होते तो हमसे कितनी गलती हो जाती। हम भूल ही जाते कि हमारे पहाड़ में किसी ने सजा के थोड़ी रखे थे कि वहाँ से लोग आए और उन्होंने घर बना दिए और एक संस्कृति भी पैदा कर दी, इतना विकास किया। हम तो भूल ही जाते उनको। भाषा कोई ऐसे नहीं आती। भाषा हमेशा जो है किसानों और मज़दूरों से बनती है, क्योंकि शब्दों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन्हें पड़ती है। माना एक मज़दूर दूसरे को कहेगा इसको खोद, तो खोदना शब्द तो वही लाएगा ना, और जो खोदेगा ही नहीं उसको खोदने शब्द की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ज़्यादातर शब्द हमारे जिनका हम प्रयोग करते हैं वो श्रमिकों के दिए हुए हैं, किसानों के दिए हुए हैं। शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको थी। अगर पेड़ काटना है तो काटना शब्द वही बताएंगे हमको। जो मेज कुर्सी में बैठा है उसको क्या ज़रूरत है काटना शब्द की। तो वो जो हमारे पुरखों का जो संघर्ष था वो हमें याद रखना है। और याद इसीलिए नहीं रखना कि हमें पुरखों को कोई पूजा करनी है, इसलिए नहीं याद रखना है कि जो हमारा भविष्य भी है, जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़े रहेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, लोकतांत्रिक नहीं होंगे, है ना, अपने भाइयों और बहनों के प्रति सहिष्णु नहीं होंगे, प्रेम नहीं करेंगे, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हमारा समाज, चाहे आप कितनी भी मोटर गाड़ियाँ देख लो, ये अंत में जाएगा कहीं नहीं। सारा मूल जो है उस श्रम से जुड़ा हुआ है, उन श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, जिनको कि प्राय हम लोग भूल जाते हैं, जिनके बदौलत हमको इतने सारे साधन मिलते हैं। ये मैं लेखन के संदर्भ में कह रहा हूँ, रचनाकारों के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, और ये हमारी भाषा के संदर्भ में भी कह रहा हूँ, क्योंकि देहरादून में रहते हुए ये मुझे आभास हो गया, क्योंकि मैंने बचपन में कुछ साल पहाड़ों में बिताए, और जब यही पहाड़ के लोग बोलते हैं तो वो भाषा बहुत बदल चुकी होती है, संज्ञाएँ बदल चुकी होती हैं, है ना, उसका सिंटैक्स बदल चुका होता।
अब कई शब्द जैसे मुझे नहीं पते थे, जैसे गैंखो शब्द था, आफर था, गढ़ भैंस था, वत्स था, तो ये शब्द लुप्त हो गए ना, तो कम से कम इनकी स्मृति तो रहेगी हमारे बीच में इन शब्दों की, हैं, और इन शब्दों के जरिए हो सकता है हमें और इतिहास पता लगे। और साहित्य का और संस्कृति का मूल काम क्या है? लोकतांत्रिकरण है। अगर ये संभव नहीं है, संस्कृति अगर बिगाड़ कर रही है, तो ऐसी संस्कृति को तो नष्ट हो जाना चाहिए। फिर मैं एक, मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी एक बात मैं बोले बिना नहीं रह पाऊँगा। नहीं, शब्द क्या बोले आपने, जरा दोबारा बोलिए। गैखों, आपने भी इनकी व्याख्या करी थी ना? हाँ गैख, हाँ, एक आफर शब्द है, आफर। आफर तो लोहा की। अच्छा, खगवाली ये शब्द है यहाँ ना? पे ब्लैक गढ़ स्मिथ भैंस, काम करता है। वत्स, हैं जी? सर आफर तो शायद वो होता है जहाँ पे लोहार काम करता है। हाँ, यही है, यही शब्द है। हाँ। लोहार की धौकनी होते हैं ना? लोहार की धौकनी होती है, वो आफर कहलाता है। हाँ, ये दोनों कुमाऊं और गढ़वाल में सेम है। तो जैसे मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो साहित्य है, इसका मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिकरण, जो भी हम संस्कृति कर्म करते हैं। और इसमें इस समय जो आलोचना की जा रही है साहित्य में, अंग्रेजी और हिंदी में, उसमें जो सबसे प्रमुख धारा है, उसमें यही है कि चीज़ों को, कविताओं को, कहानियों को और गद्य लेखन है, पत्रकारिता को इस आलोक में देखा जाता है कि औरतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। एक तो ये प्रमुख है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला शब्द है, वो है पितृसत्ता। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जो है ना, इस ओर बिल्कुल भी निष्ठुर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में नहीं है। हम सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम सब ने अपनी माँओं को पूरे जीवन भर रसोई के अंदर घुसे हुए देखा, हमेशा वो काम कर रही है, या कपड़े धो रही है या वो कर रही है। तो हमको, हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि माएँ होती इसीलिए हैं और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनको दुख नहीं होते, उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, उनकी सहन शक्ति होती है। और सब हम इस धारणा में, मैं तो इतना बड़ा हो गया अभी तक, हमें ये लगता है कि हमने बूढ़े तक ही हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी माँ की भी कोई आकांक्षा हो सकती है, कोई कुछ उसका अभिव्यक्ति हो सकती है, वो कुछ कहना चाहती होगी। तो दरअसल होता क्या है कि औरत फिर शिकायत करना बंद कर देती है। तो हम सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमने समाज को इतना ज़्यादा पितृसत्तात्मक बना दिया कि उसके मन में बैठा दिया कि तेरा काम तो सेवा ही करना है, और हम तो जानते ही है कि भाई हमारी माँ या बहनों का काम ही सेवा करना है। तो इतने सूक्ष्म तरीके से अब जो है कहानियों का, कविताओं का व्याख्या होती है, और हम ही लोगों के लेखन में ये दुर्गुण मिल जाते हैं कि जब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये स्त्री तो होती ही ऐसी है ना। तो एक तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ सभी रचनाकार लोग या सृजन से जुड़े लोग हैं, और दूसरा एक बहुत चीज़ें जिनके प्रति हम निष्ठुर रहे हैं, वो हमारे ही पर्वतों के बारे में मुझे अनुभव है, वो है हमारा दलित समाज। हमें सब पे दया आ जाएगी, कुत्ते पे, बिल्ली पे, घोड़े पे, सब पे दया आती है। हम लोग दया करने के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे गांव के किनारे जो है, एक जो 6 घर का एक इलाका बना हुआ छोटा सा, उसके बारे में कभी दया नहीं आती हमें, क्योंकि उनके बारे में भी धारणा तो ये तो है ही, इसीलिए उनके बच्चों की वो भावना ही नहीं होती, उनके बच्चों है ना। और उन बच्चों में हमने कैसे बीज आरोपित कर दिए कि वो बड़े भी हो जाएंगे ना तो वो कभी मुक्त नहीं हो। ये प्रोसेस जो है हमारा समाज करता रहा। अब इसको लोग क्या करते हैं, इसको जब भी इस पर बात करेंगे ना, तो आरक्षण के संदर्भ में करते हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लेकिन इसकी गहराई में नहीं गया कि हमने क्या कर दिया आदमी को। हमने मनुष्य को ऐसे देखा, ऐसे बोला, ऐसे उससे व्यवहार किया, उसने मान लिया कि मैं पशु है ना, मैं किसी लायक नहीं हूँ। हमने बैठा दिया उसके मन में, उसने भी मान लिया, और बाद में हमने घोषणा की करी वो तो है ही ऐसे, और हमारे पे तो बहुत अकल है, उस पर कहाँ अकल है। ऐसा नहीं होता, सब मनुष्य बराबर होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का आयोजन के लिए